जय हिंद। आइए हम आज एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी क्वेश्चन है। और यहां से हमें ये भी पता कर रहे हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है और आप कितने क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और कितने ऑप्शनों के बारे में जानते हैं और किस तरीके से आपका पढ़ाई का जो लेवल है वो क्या है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले वाले क्लास में लगभग हम 15 क्वेश्चन किए थे, आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे और लगभग हमारी आज के क्लास में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगी जिसमें हम 78 क्वेश्चन किए, यानी 78 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। अगर यहां से 78 का 78 आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको पता है कि हम लोग सारे ऑप्शनों को एलिमिनेट यानी ऑप्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहां से 78 नहीं, लगभग हम 200 से 400 क्वेश्चन पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर में। यहां से आपको यह पता चल गया कि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। बात करते हैं बाबू मानव हृदय, तो मानव हृदय मतलब होता है कि मानव जो हर्ट्स होता है उसमें कितने चेंबर होते हैं। तो अगर हम बात करें मानव हर्ट्स में ना बाबू 4 चेंबर होते हैं टोटल। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एक छोटा सा हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करें और यहाँ पे हम लिखे इसमें होता है आपका CO2, इसमें भी होता है CO2, इसमें होता है O2 और इसमें होता है O2। अब देखिए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर पूछेगा कि O2 जो होता है वो कौन सा ब्लड होता है तो याद रखिएगा जो O2 होता है ना बाबू वो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध खून होता है। इधर भी जो O2 होता है बाबू वो शुद्ध ब्लड होता है। तो हमेशा आपको याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड होता है वो शुद्ध ब्लड होता है और जो CO2 ब्लड होता है ना बाबू कार्बन डाइऑक्साइड ये अशुद्ध ब्लड होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन यही बन गया कि शुद्ध ब्लड कौन होता है और अशुद्ध ब्लड कौन होता है। तो अशुद्ध ब्लड की बात करें तो ये होता है CO2 और शुद्ध ब्लड की बात करें तो O2। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि मनुष्य में चारों चेंबर का क्या नाम है। तो इस चेंबर का बाबू नाम है बाया आलिंद। ध्यान दीजिएगा, इसका हम ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग निलय कहते हैं। और जो बाया है उसको बाया बोलेंगे, जो दाया है उसको हम दाहिने बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बाया निलय और इस साइड वाले को हम बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा, दाया निलय और इस साइड को हम लोग बोलते हैं आपका दाया, याद रखिएगा, दाया आलिंद, दाया आलिंद। तो इसका नाम ये होता है और हमारे हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 8 चेंबर होते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि 2 में अशुद्ध होता है, 2 में शुद्ध होता है और यहीं से निकलकर जो होता है वो क्या होता है आपका ब्लड चारों तरफ हमारे बॉडी में क्या होती है, यहां से पहले निकलती है तो कहां जाती है? लंग्स के तरफ जाती है और लंग्स में जैसे फेफड़ा में जाती है हीमोग्लोबिन वहां पर मिलता है और हमारी जो ब्लड होती है वो लाल रंग का हो जाती है, गैस का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो आपको अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि हमारे हार्ट से किस चेंबर से निकलकर पूरे बॉडी में ब्लड, अगर फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा में ब्लड फैलती है तो आप याद रखिएगा निलय से, क्योंकि दोनों कितना कौन भाग है? निलय वाला भाग है। तो निलय से निकलकर हमारे चारों तरफ ब्लड जो होती है वो ट्रांसफर होती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मानव हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? 3? बिल्कुल नहीं। मानव हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? B यानी 4, यानी B इज ए राइट आंसर। 8 नहीं होते हैं, 2 नहीं होते हैं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? B इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रक्त क्या है। अच्छा बाबू, रक्त को ना हम रक्त भी बोल सकते हैं, हम इसको खून भी बोलते हैं, हम इसको बाबू लहू भी बोलते हैं, हम इसको रक्त, खून, लहू और इसको हम लोग रुधिर भी बोलते हैं। इसको हम लोग इतने नामों से जानते हैं और हम इसको इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। तो हम रक्त को कहीं रक्त आ जाए, कहीं खून आ जाए, कहीं लहू आ जाए, कहीं रुधिर आ जाए, सब एक ही बात है। अगर हम बात करते हैं रक्त क्या है तो आपको पता है कि हमारे रक्त में हमारे शरीर में पहले तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बाबू सॉलिड, कौन सी होती है? सॉलिड। और दूसरा होती है बाबू आपका लिक्विड। अगर हम बात करते हैं सॉलिड के ना तो सॉलिड होती है बाबू 3 प्रकार की। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें सबसे पहले आती है RBC, फिर आती है WBC और फिर आती है बाबू प्लेटलेट्स। और लिक्विड होती है ना ये एक ही प्रकार का होती है जिसका नाम होता है बाबू प्लाज्मा।
क्या नाम होता है? प्लाज्मा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ब्लड दो प्रकार के, एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड। अगर पूछे कि सॉलिड ब्लड कितने प्रकार मतलब कितने परसेंट में पाया जाता है, तो 45% में सॉलिड ब्लड पाया जाता है और 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अगर बात करते हैं बाबू लिक्विड, तो लिक्विड अकेले प्लाज्मा 55% में पाया जाता है। जैसे आपका कोई त्वचा छिल जाए ना, तो सबसे पहले ना चिपचिपा पीला रंग का प्लाज्मा निकलता है और ये हमारे बॉडी में 55% होता है। और याद रखिएगा इसमें 90% बाबू जल पाया जाता है। 90% का पाया जाता है, जल पाया जाता है। और एक पदार्थ, एक प्रकार का ये सब क्या होती है? पदार्थ होती है। क्या होती है बाबू? पदार्थ होती है। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि जो रक्त होती है वो पदार्थ होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी शरीर की सबसे, ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई को बाबू कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और सेल से ही हमारा बॉडी का पहला निर्माण होता है, क्योंकि सबसे पहले सेल बनती है। क्या बनती है बाबू? सेल। सेल आपस में मिलती है तो टिश्यू बनती है, टिश्यू आपस में मिलती है तो ऑर्गन बनती है, ऑर्गन आपस में मिलती है तो ऑर्गन सिस्टम बनती है। क्या बनती है बाबू? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलती है तो बाबू लिविंग बॉडी बनती है। क्या बनती है? लिविंग बॉडी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेल आपस में मिलेंगे तो टिश्यू, टिश्यू आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, फिर लिविंग बॉडी। जैसे बोले तो ये छोटा सा सेल, सेल मिला तो वो ऑर्गन बना, ऑर्गन मिला तो ये 5 उंगली, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम ये हाथ, ये हाथ, ये हाथ पूरा मिला तो एक लिविंग बॉडी का क्या हो गया बाबू? निर्माण हो गया। तो यहां से आप इसके बारे में भी समझ गए। तो उत्तक हमारे बोन्स को क्या करती है? बोन्स को एक स्ट्रक्चर देती है और लेयर देने का काम करती है। तो यहां से आप समझ गए कि रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का पदार्थ है। और हमारे सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे पहले बाबू आप ये समझिएगा कि आहार नाल मतलब क्या होता है। अच्छा, आहार नाल मतलब होता है ना बाबू कि जो भोजन रखता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। आहार मतलब होता है भोजन, यानी भोजन रखने वाले नाल को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। और बोलता है कि सबसे बड़ा आहार नाल कौन सा होती है? तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए है अमाशय। क्या है बाबू? अमाशय। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये अमाशय होती है, ये क्या होती है? अमाशय को हम लोग बोलते हैं बाबू पेट। क्या बोलते हैं बाबू? अमाशय को पेट बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं लैंग्वेज बहुत बढ़िया से आप समझिएगा। एक बार लैंग्वेज समझ गए ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अमाशय को बाबू हम क्या बोलते हैं? अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं। और पेट क्या करती है? भोजन को स्टोर करती है, भोजन को संग्रहित, संग्रहित मतलब भोजन को स्टोर करना। तो भोजन को स्टोर कौन करती है बाबू? पेट करती है, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय। और यही भोजन क्या होता है? हमारे पेट में टूटता है। पेट में भोजन क्या होता है? तोड़ती है। भोजन को क्या करती है? तोड़ती है और फिर ये आगे भेजती है। और यहाँ की हम बात करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जो हमारे आहार नाल होती है बाबू, तो छोटी अमाशय के बारे में आप समझ गए। अमाशय एक प्रकार का पेट होता है जो भोजन को संग्रहित करके स्टोर करके रखता है। यहाँ पे छोटी आंत जो होती है ना बाबू, वो सबसे बड़ी आहार नाल होती है, क्योंकि लगभग ये 18 फीट की होती है। कितनी फीट की होती है बाबू? 18 फीट की ये होती है। अगर आपसे पूछे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहिएगा आहार नाल की लंबाई 18 फीट होती है। अगर बात करते हैं छोटी आंत की, तो आपसे पूछे कि कंप्लीट रूप से भोजन कहाँ पचता है, तो पूरे तरह से भोजन छोटी आंत में पचता है। हम कह सकते हैं पूरे तरह से भोजन किसमें पचता है बाबू? छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में पचता है। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के पूरे तरह से कंप्लीट पाचन कहाँ होता है, तो कंप्लीट पाचन छोटी आंत में होता है। और ये सबसे बड़ी आहार नाल होती है लगभग 18 फीट की। ये बात आप क्लियर कर लिए। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी है ग्रासनी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन सी के बारे में पहले हम बात करते हैं। देखिए ग्रासनी क्या होती है? ग्रासनी मुख से होकर और कहां तक जाती है बाबू? पेट तक।
कहां तक जाती है? पेट तक। और ये भोजन को लेकर जाती है, मुख से कहां तक भोजन को लेकर जाती है? पेट तक लेकर जाती है। तो याद रखिएगा ग्रासनली क्या होती है? ग्रासनली हमारे मुख से भोजन को लेकर और कहां तक लेकर जाती है? पेट तक। अगर मनुष्य आपसे क्वेश्चन करे कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि भोजन का पाचन जो होता है, भोजन का पाचन मनुष्य में कहां से स्टार्ट होता है? तो भोजन का पाचन बाबू मुख गुहा से स्टार्ट होता है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत की ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी आंत क्या होती है, तो आप कहिएगा बड़ी आंत का मतलब बाबू होता है ना कि जो हमारे मल को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? मलवा को स्टोर करके रखता है, मल को स्टोर करके रखता है। यानी हम एक प्रकार से कहेंगे कि ये मल को स्टोर करके रखता है, ये अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करके रखता है और फिर ये मल द्वार में क्या करता है? ये भेज देता है। तो इतनी बात आप समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? अच्छा देखिए, परागकण का मतलब होता है ना कि ये पुष्प होता है। क्या होता है बाबू? पुष्प। मतलब ये फूल के अंदर परागकण, अंडाशय, अंडाणु, ये सब का निर्माण होता है। तो बात करते हैं परागकण, तो ये पराग कोष के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है बाबू? पराग कोष के अंदर। तो इसका ए इज ए राइट आंसर। हम याद रखेंगे कि परागकण, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी पूछा गया है। हालांकि आने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन अच्छा है कि परागकण निम्न से किसमें होती है? तो पराग कोष में होती है। इसका ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। बात करते हैं हम चलनी नलिकाएं। तो सबसे पहले हम चलनी नलिकाएं की बात करें तो ये जंतु ऑप्शन ए दिया है। क्या जंतु में चलनी नलिकाएं पाई जाती है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जंतु में क्या होती है? जंतु स्वपोषित पोषण होती है। और ये हम बताए थे कि ग्रास नली से ये भोजन क्या करता है? जंतु ग्रहण करता है। तो ये तो होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं जाइलम और बात करते हैं फ्लोएम, तो आपको पता है कि हमारे पेड़ पौधे में 2 फैक्टर पाया जाता है। पेड़ पौधे में बाबू कितने फैक्टर पाए जाते हैं? 2 फैक्टर पाया जाता है। एक तो जब हम जल को जड़ में डालते हैं, H2O को जड़ में डालते हैं, तो जो जाइलम होता है ना बाबू, जाइलम वो जड़ से जल को पत्तियों तक ट्रांसफर करता है। कहां तक ट्रांसफर करता है? पत्तियों तक ट्रांसफर करता है। तो याद रखिएगा जल को ट्रांसफर करने वाला कौन होता है बाबू? जल को ट्रांसफर करने वाला जाइलम होता है। और जो आपका फ्लोएम होता है ना बाबू, ये ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज बना। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो जो ये ग्लूकोज बनता है ना बाबू, ये ग्लूकोज चारों, इस पेड़ के चारों तरफ पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। और यही जो फ्लोएम होता है ना, इसमें पाई जाती है चलनी नलिकाएं। जैसे फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम में एक सिगमेंट पाई जाती है ऐसे करके चारों तरफ, यानी ये जड़ में, तना में, चारों तरफ ये फैला रहता है चलनी नलिकाएं। और इसी नलिकाएं के द्वारा ग्लूकोज चारों तरफ पहुंचता है, क्योंकि जड़ तो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता है, ताना तो कर नहीं सकता है, तो जड़ भी वृद्धि करेगा, ताना भी वृद्धि करेगा। तो चलनी नलिकाएं द्वारा फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम में चलनी नलिकाएं पाई जाती है और इसी के द्वारा ग्लूकोज को पेड़ में चारों तरफ क्या करता है बाबू? ट्रांसफर कर देता है, ताकि पेड़ पौधे चारों तरफ ग्लूकोज मिल सके और पेड़ पौधे वृद्धि कर सके। तो यहां से ये क्वेश्चन आप समझ गए कि चलनी नलिकाएं ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है और यही बात किसमें होती है? फ्लोएम में होती है। जो जाइलम होता है वो जल को लेकर पत्तियों तक क्या करता है? पहुंचाता है। एक कोशिकीय पौधे मतलब जैसे शैवाल हो गए, जो एक ही कोशिका से अपना काम करते हैं। चलिए अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, आपको पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं बाबू? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र को हम लोग दूसरे भाषा में न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूरॉन। तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन जो होती है ना, वो सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी। अब ये बात करते हैं कि जो न्यूरॉन होती है ना बाबू, या बोले कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र हमारे मतलब बॉडी में संदेश को संग्रहित करती है। ये किसको संदेश को क्या करती है? संग्रहित करती है।
और संग्रहित करके ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो ये संदेश का संग्रहित आप देखिएगा तंत्रिका तो जाल जैसे हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, फैली रहती है। अब ये आप बात समझ में आ गए। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को तंत्रिका तंत्र, इसी को हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। चाहे एग्जाम में न्यूरॉन्स ऑप्शन रहे या तंत्रिका तंत्र रहे, आप आंसर इसका क्या होगा, सी इज ए राइट आंसर, क्योंकि अभी हमें न्यूरॉन्स दिया है। अगर हम बात करते हैं कि मास्टर सेल हमारे शरीर में क्या होती है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो मास्टर सेल होती है ना बाबू, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एलर्जी है, क्या है बाबू, एलर्जी है। एलर्जी तो आप समझते हैं ना, एलर्जी मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को सनलाइट से एलर्जी है। जब सनलाइट आता है ना तो उसके शरीर पर ना धब्बा धब्बा पूरा लाल बन जाता है, क्योंकि उसको सनलाइट से एलर्जी है। और ये एलर्जी को कंट्रोल करता है और संक्रमण होने से बचाता है। तो याद रखिएगा जो मास्टर सेल होता है ना बाबू, वो एलर्जी को होने से बचाता है, और ये एलर्जी, और ये हम कह सकते हैं एलर्जी को होने से बचाता है, और ये संक्रमण को भी होने से क्या करता है बाबू, बचाता है। तो याद रखिएगा मास्टर सेल का काम होता है एलर्जी से बचाना। आपको पता है कि बहुत सारे व्यक्तियों को एलर्जी की बीमारी होती है। अगर हम बात करते हैं पेशी कोशिकाएं की, तो ये मांसपेशियां होती है, यानी ये मांसपेशियों में होता है। क्या होता है बाबू, मांसपेशियों में होता है, यानी ये मांसपेशियों को मूवमेंट कराने में काम करता है, मूव कराने में काम करता है। यहां से आप समझ गए कि ये क्या होता है, ये पेशी कोशिकाएं क्या होती है, मांसपेशियां होती है, जो सेल को क्या कर रखती है, हमारे मूवमेंट कराने का काम करती है। न्यूरॉन्स के बारे में आप समझ गए, मास्टर सेल के बारे में आप समझ गए, अस्थि कोशिकाएं के बारे में आप समझ जाइए। अगर कोई पूछे कि आपसे अस्थि कोशिकाएं क्या होती है, तो आप कहिएगा अस्थि कोशिकाएं का मतलब होता है कि अस्थि मतलब होता है बाबू बोन, बोन मतलब क्या होती है बाबू, हड्डी। क्या होती है, हड्डी। यानी जब ये बच्चे की, या हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे की हड्डी टूट जाए ना, तो उसकी मरम्मत कौन करती है, उसकी मरम्मत अस्थि कोशिकाएं करती है। तो याद रखिएगा जब बच्चे की हड्डियां टूट जाती है ना, तो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, अस्थि कोशिकाएं। और पूछे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं क्या होती है, तो न्यूरॉन्स होती है। सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। कह रहा है कि पादप हार्मोन नहीं है, यानी पादप मतलब क्या होता है ना बाबू, पादप मतलब होता है पेड़ और पौधे। और कह रहा है कि पेड़ पौधे कौन हार्मोन्स नहीं है। सबसे ऑप्शन पहले दे रहा है एथिलीन, बिल्कुल एथिलीन जो होती है ना वो पादप हार्मोन होती है, ए इज ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है साइटोकाइनिन, बिल्कुल साइटोकाइनिन भी बाबू पादप हार्मोन होती है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की ऑक्सिन, ये भी पादप हार्मोन होती है। तो ये तीनों पेड़ पौधे में पाए जाना हार्मोन्स होती है। और ये करती क्या है बाबू, ये जो हार्मोन्स होती है ना वो पेड़ पौधे को वृद्धि करने में सहायक होती है, पेड़ पौधे को डेवलपमेंट करने में क्या करती है बाबू, सहायता करती है। अगर हम बात करते हैं बाबू ऑक्सीटोसिन का, ये बात है बाबू, बात कहां आ गई बाबू, ऑक्सीटोसिन का। तो ये हार्मोन जो होती है ना बाबू, इसको हम बोलते हैं लव वाला हार्मोन। अब आप चौक जाइएगा, जैसे हम इसको बोलते हैं प्रेम वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन बाबू, प्रेम वाला हार्मोन। प्रेम वाला इसलिए हार्मोन इसको कहते हैं ना कि ये हमारे हार्मोन्स ना जब हमारे शरीर में अडल्ट एज में, हम कह सकते हैं युवा एज में ना, यूथ एज में ना, ये औसतन को बढ़ाने में काम करती है। यानी औसतन को बढ़ाएगी ना, तो ये जो हार्मोन्स होगी, जब ये औसतन को बढ़ाएगी ना, तो वही हार्मोन्स डेवलपमेंट करेगी, और यही हार्मोन हमें प्रेम करने पर मजबूर करेगी, हमें लव करने पर क्या करेगी, मजबूर करेगी। इसीलिए सबसे पहले हमें जरूरत है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कंट्रोल करके चलना। अगर हम बात करते हैं युवा के औसतों की ये बढ़ाने में काम करती है, और ये हार्मोन्स को हमें कंट्रोल करके चलना होता है, और इसको हम बोलते हैं प्रेम वाला हार्मोन। और ये एक ऐसा समय आता है जिसमें ये हार्मोन्स को अगर ज्यादा डेवलपमेंट करिएगा ना आप, तो ये आपको कहां लेकर जाएगी, निगेटिव की तरफ लेकर जाएगी। कहां लेकर जाएगी बाबू, निगेटिव की तरफ लेकर जाएगी। इसीलिए याद रखिए आपको हार्मोन्स को कंट्रोल करना है तो किस हार्मोन्स को कंट्रोल करिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को कंट्रोल करिए, ताकि आप निगेटिव की तरफ ना जाए। आई बात समझ में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। अच्छा ये बताइए कि हम लोग बाबू पूरे तरह से हरे पौधे पर डिपेंड रहते हैं। कैसे, क्योंकि हरे पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होती है। हमको अगर गेहूं लेना है तो हम हरे पौधे से ही लेंगे, गेहूं लेना है तो हरे पौधे से ही लेंगे। ध्यान दीजिएगा,
हमको क्या चाहिए बाबू, हमको गेहूं चाहिए तो हम किससे लेंगे, हरे पौधे से। यानी गेहूं हमको चाहिए तो हरे पौधे से, हमको चावल चाहिए, धान चाहिए तो हरे पौधे से प्राप्त होगा, हमको फल फ्रूट चाहिए तो हरे पौधे से प्राप्त होगा, हमें सब्जियां चाहिए तो हरे पौधे से प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हरे पौधे सारे चीजों का उत्पादन करते हैं। हाँ, साथ में ऑक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किसमें करते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम बाबू कहते हैं ना कि जो हरे पौधे हो ना, तो एक प्रकार से ये सारे चीजों को क्या कर रहे हैं, सारे चीजों को बाबू उत्पाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उत्पादक कर रहे हैं। तो कहेंगे कि बाबू जो हरा पौधा होता है ना, एक प्रकार का उत्पादक होता है। क्या होता है बाबू, उत्पादक होता है। यानी ए इज ए राइट आंसर। अब तो समझ गए ना उत्पादक क्यों होता है, क्योंकि ये सारे चीजों का निर्माण करता है और पूरे तरह से हम लोग हरे पौधे पर डिपेंड होते हैं। तो यहां से ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तो वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के आवश्यक है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्वपोषी पोषण मतलब होता है कि जो खुद अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करता है। तो हम कहेंगे कि जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद के द्वारा बनाए, जो अपना भोजन खुद के द्वारा भोजन का निर्माण करता है उसे हम लोग बोलते हैं बाबू स्वपोषी पोषण। अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए बाबू, क्लोरोफिल, जो हमारे पेड़ के पत्तियों से मिल जाता है। किससे मिल जाता है बाबू, पत्तियों से मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बाबू कहां से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाता है, वातावरण से मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं बाबू तीसरा फैक्टर, तो ये चाहिए सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश सनलाइट से क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अगर बात करते हैं चौथा चाहिए जल। जब हम जल में क्या करते हैं, जल को डालते हैं तो जाइलम लेकर क्या करता है, जाइलम लेकर और पत्ते तक पहुंचा देता है। तो ये चार फैक्टर मिलता है ना बाबू, तो C6H12 और O6 का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बाबू, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज क्या करती है, स्वपोषी पोषण अपना भोजन बनाकर करती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इनमें से सभी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय, मानव हृदय मतलब होता है कि मनुष्य का जो हार्ट होता है वो किससे घिरा रहता है। अच्छा, आपको पता है कि जैसे हमारे हार्ट्स को ना सुरक्षा देने का काम जो करती है ना, एक लेयर इस पे झिल्ली होती है। क्या होती है बाबू, झिल्ली होती है, जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या होता है बाबू, पेरिकार्डियम। ये हमारे हार्ट्स के ना क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। तो आप समझिए कि मानव हृदय किस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। तो यहां से आप ये समझ गए। अच्छा देखिए ना, ऑप्शन भी कितना अच्छा बात कर रहा है। जाइलम ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, तो ये मानव की कहां से बात आ गई। हम बात करते हैं फ्लोएम, ये भी पेड़ पौधे में पाया जाता है, तो मानव की क्या बात आ गई। हम प्लाज्मा की बात करें तो आपको पता है कि हमारे प्लाज्मा लिक्विड पदार्थ, हमारे ब्लड लिक्विड ब्लड होती है जो 55% होती है। तो ना पढ़ने वाला लड़का भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना तो जाइलम कहेगा, बाकी तो पेड़ पौधे में पाया जाता है। फ्लोएम ये भी पेड़ पौधे में होता है। ये प्लाज्मा ये तो रक्त होता है। तो हमें क्या, मानव हृदय किससे घिरा रहता है, पेरिकार्डियम से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर मार देगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। हाई देखिए बाबू, आरबीसी मतलब होता है कि जो ब्लड का एक प्रकार होता है, ब्लड के 3 प्रकार पहले होते हैं सॉलिड में, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी का जीवन अवधि होता है ना बाबू, 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन। और 120 दिन बाद ये मर जाता है, फिर से निर्माण होता है। इसीलिए बोला जाता है ना बाबू कि आपको अगर स्वस्थ रहना है ना तो ब्लड को आप दान जरूर करें, और ब्लड दान महादान होता है। और यहां से आप बहुत सारे बीमारियों से ना बचिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि हर एक व्यक्तियों को हमें क्या करना चाहिए, हर एक व्यक्तियों को ब्लड को डोनेशन करना चाहिए, ताकि आपका ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाए और आप बीमारियों से बच सके। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज ए राइट आंसर।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, और सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ईयर्स में पूछा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबू सब क्वेश्चन है। कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चाहे हम बात करते हैं ना बाबू हीमोग्लोबिन का, चाहे हम बात करते हैं खून की कमी की, तो कोई बोले कि खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप कहिएगा खून की कमी, हीमोग्लोबिन, सब ये होती है एनीमिया। क्या होती है बाबू? एनीमिया बीमारी होती है, एनीमिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। खून की कमी बोले, हीमोग्लोबिन की कमी बोले, ये सबसे किसके कारण होती है? ये आपका एनीमिया बीमारी होती है खून की कमी के। हम बात करते हैं डायरिया, तो डायरिया को हम बोलते हैं दस्त बीमारी। क्या बोलते हैं बाबू? दस्त बीमारी। और दस्त बीमारी बोलते हैं बार बार पेट का झरना, बार बार याद रखिएगा पेट का झरना। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेट झड़ रहा है, यानी बार बार इसको टॉयलेट लग रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दस्त हो गया, उसको डायरिया बीमारी हो गई है। अगर हम बात करते हैं अगले ऑप्शन पीलिया, तो आंख आपको पता है जब किसी व्यक्ति का आंख पीला पीला हो जाता है उसे हम पीलिया बीमारी कहते हैं। मधुमेह ये तो मीठा होता है, मीठा वाला बीमारी होता है जिसको हम नफरत करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। अच्छा, ऑक्सीजन का वाहक मतलब कि डब्ल्यूबीसी, लसीका, आरबीसी और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, क्योंकि आरबीसी का जो काम होता है ना बाबू, वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। किसको लेकर जाता है बाबू? ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो याद रखिएगा हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है? डब्ल्यूबीसी लेकर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं बाबू? रेड ब्लड सेल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कणिका। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो ये हमारे शरीर में संक्रमण से बचाता है। किससे बचाता है? संक्रमण से बचाता है। लसीका भी हमारे शरीर में क्या करता है? ये भी हमारे शरीर में संक्रमण से क्या करता है बाबू? बचाता है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? आरबीसी। चलिए आज के क्लास में हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था, यानी हम टोटल 78 क्वेश्चन किए वन चैप्टर में। अब हम अगले चैप्टर के ऐसा ही हम लोग अगले चैप्टर में सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर इसको शेयर करें, ताकि उसका भी एक नंबर कहीं मिस्टेक ना हो और आप यहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए हमारे से आप जुड़े रहिए, फिर हम लोग अगले चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।